हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल बीकन। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं धर्मशास्त्रा के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि धर्मशास्त्रा में एक्चुअली क्या इंडियन पॉलिटिकल थॉट दिया है। ऐसा माना जाता है बहुत सारे थिंकर्स द्वारा कि धर्मशास्त्रा जो है जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग का एक बेस क्रिएट करता है। इसके आगे जितने भी डेवलपमेंट हुए ये उसके लिए एक बेस था, एक प्राइमरी जगह थी जहाँ से हमने रिसर्च चालू करी। तो आज हम जानेंगे क्या पॉलिटिकल थॉट्स एक्चुअली धर्मशास्त्रा में दिए गए थे और किस तरीके से दिए गए थे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, आप एक बेसिक चीज समझ के चलिए, जब कभी भी आपको किसी भी सोसाइटी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जानना हो तो सबसे पहले उसका आप सोशल स्ट्रक्चर जानिए कि वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों की हिस्ट्री क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से रहते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। दूसरी चीज़ हम जानेंगे जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। दैट इज़ वहाँ पे लॉ किस तरीके के थे, लॉ का बेसिस क्या था, लॉ के सोर्सेस क्या क्या थे। तो हर एक चीज़ को हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली हम जाएंगे साइंस ऑफ पॉलिटी के ऊपर, मतलब वहाँ पे राज्य व्यवस्था आखिरकार थी कैसी, किस तरीके से राजा वहाँ पे काम किया करता था। जो भी थॉट्स जो हैं धर्मशास्त्र के अंदर बताए गए हैं वो हम इसके अंदर इन डिटेल देखेंगे। तो इस तरीके से हम बेस बनाते हुए आगे की तरफ जाएंगे, लॉज के बारे में सीखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो प्लीज एंड तक जुड़े रहें। चलिए, सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो पहली चीज जो यहाँ पे बताई गई है वो बताई गई है फोर वर्णास, जिसको आप इस नाम से भी जानते हैं चतुर्वर्ण। चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या थी? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चार वर्ण बताए गए जिसके अंदर पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी, एज इन सोसाइटी के लोग डिवाइडेड थे। तो दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया? तो ब्राह्मण जो है उन्हें बताया गया जो कि पूजा पाठ का काम करते हैं और उसी के साथ साथ एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो ब्राह्मण वाला वर्ण कौन सा हुआ? जो पूजा पाठ कर रहा है और साथ ही साथ में एजुकेशन दे रहा है। अब क्षत्रिय को क्या काम दिया गया? क्षत्रिय को यह काम दिया गया कि वो लैंड की सुरक्षा करेंगे, एज वेल एज जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा करने का काम क्षत्रिय को दिया गया। तो क्षत्रिय को हम वॉरियर क्लास भी कह सकते हैं। थर्ड इज वैश्य। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है जो कि आप जानते भी होंगे कि कोई भी सोसाइटी हो, कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, उसका बेस जो बनता है वो बनता है इकोनॉमिक फाउंडेशन से। और इकोनॉमिक्स कैसे मजबूत होंगे आपके, इंडियन इकोनॉमी कैसे मजबूत होंगी? जब हम ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ये जो वैश्य वर्ग बताया गया या फिर स्पेसिफिकली कहूं वैश्य वर्ण बताया गया, इनका काम क्या था? इनका काम था ट्रेड करना। ठीक है। लास्ट शूद्रास। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रख के चलनी है कि इतने सब लोग काम कर रहे हैं तो खेती बाड़ी कौन करेगा? ठीक है। फिर सेवा का काम कौन करेगा? अब मैं सेवा यहां पे आपको नेगेटिव में नहीं बता रहा, बट कोई भी चीज देखिए आप, एक ऐसी क्लास भी है जो दूसरों को फैसिलिटेट कर रही है। ऑब्वियसली इट इज अ पर्पस, ये काम है एक तरीके से। नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें मत कंसीडर करिए, बट ऊपर के तीन वर्ग जो हैं उनको खाना पानी पकड़ाना, बाकी सारी चीजें करना, ये शूद्रास के अंदर आ गए, जिसको हम मैनुअल लेबर के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इन चार वर्ण के अंदर कहीं पे भी आप जो है दलित कास्ट को इंक्लूड ना करें, क्योंकि वो जो है, वो जो कहा जाता है, मैं इन्वर्टेड कॉमा में ये चीज कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं उसमें विश्वास नहीं रखता, बट ऐसा माना जाता है। और इस तरीके से सारी चीजें इवॉल्व हुई सोशियोलॉजी में भी कि उन्हें आउटकास्ट माना जाता है। ये चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है, इनके बाहर जो रहते हैं उन्हें आउटकास्ट कहा जाता है, जिनका नाम जो है दलित भी आपने आमतौर पे सुना होगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हम बात करें तो एससीज उन्हें कहा जाता है। तो इस तरीके से पूरी जो है वर्ण व्यवस्था यहाँ पे बताई गई। अब आउटकास्ट किस तरीके से हुए, क्या बेसिस रहा, क्या नहीं रहा, वो हम किसी और वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बहरहाल इस चीज पे हमें एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती धर्मशास्त्रा के थ्रू कि क्या ये चीज सोशली मोबाइल थी या नहीं, एज इन कि यहाँ पे मोबिलिटी थी या नहीं, कि आप अपना वर्ण बदल सकते हो कि नहीं। पर एक थियरी ये कहती है कि स्टार्टिंग में ये सारी चीजें जो हैं काफी ज्यादा मोबाइल थी। मतलब अगर कोई पढ़ाने का काम कर रहा है तो उसे ब्राह्मण कहा जाता था, और अगर कोई वॉरियर क्लास है तो उसको क्या कहा जाता था? क्षत्रिय। एज इन दो भाई, एक भाई ब्राह्मण हो सकता है और दूसरा भाई क्षत्रिय हो सकता है। बट लेटर ऑन अपने ट्रेड को बचाने के लिए, अपने ऑक्यूपेशन को बचाने के लिए इन्होंने गिल्ड टाइप में फॉर्मेशन कर ली। दैट इज एक ऑर्गेनाइजेशन तरीके से कुछ बना लिया, जिसकी वजह से वो मोबिलिटी रुक गई। उसके बारे में भी हम कभी और इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये चार वर्ण जो है यहाँ पे बताए गए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे तीन गुणों के बारे में बताया गया।
जो कि आपने आमतौर पे सुने भी होंगे। यहाँ पे सबसे पहला बताया गया सत्व, दूसरा बताया गया राजस और तीसरा बताया गया तमस। अब ये गुण जो है आपने सुना होगा आमतौर पे कि सात्विक खाना खाना चाहिए। अब सात्विक खाना क्या है? ऐसा खाना जिसमें सात्विक गुण हो, ठीक है। तमस खाना क्या है? ऐसा खाना जिसमें तामसिक गुण हो। तो इसी तरीके से ये तीन गुण बताए गए हैं, ये हर एक इंसान के अंदर होते हैं। तो पहला सत्व गुण की जब हम बात करें, ये इंसान को शांत बनाता है, काम बनाता है, अलर्ट, और उसके विचारों को जो है खोलता है। तो जिसको आप ये नहीं कहते ये तो साधु आदमी है, ये तो साधु इंसान है, मतलब आप में उसमें आपको उसमें सात्विक गुण ज्यादा दिख रहे हैं। दूसरा है रजस। रजस जो है एक्चुअली में किस तरीके का होता है? आपको थोड़ा ग्रीडी बनाता है, एम्बिशियस बनाता है। और अगर इसको मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं, मतलब ऐसा इंसान जो मटीरियलिस्टिक है, काम करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, उसे हम क्या कहेंगे? रजस गुण वाला व्यक्ति कहेंगे। तीसरी बात हम करते हैं तामसिक, तमस। अब तमस क्या गुण है? तमस एक्चुअली में बहुत ही नेगेटिव गुण है, जो कि यहाँ बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया गया है। बट अगर मैं आपको कहूँ, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जैसे उसको भोग विलास में काफी ज्यादा आनंद आ रहा है, उसके अलावा वो शराब हो गई, और भी अलग अलग तरीके की जितनी भी गलत चीजें अगर वो कर रहा है, तो उसे हम तामसिक गुण वाला व्यक्ति कहेंगे। तो ये किस तरीके से हो जाता है? इंसान जो है वो इग्नोरेंट हो जाता है। और ये जो इग्नोरेंस वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, इसका मतलब काफी डीप है। तो इसी को समझाने के लिए मैंने आपके साथ एग्जाम्पल्स भी शेयर किए। चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं आश्रम्स के बारे में। 4 आश्रम बताए गए: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चारों आश्रम की अवधि अगर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, तो वो होंगे 25 साल, 25 ईयर्स ईच। एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, कि गुण जो है इंसान के वर्ण के ऊपर निर्धारित नहीं होते। हो सकता है कि ब्राह्मण वर्ण का वो इंसान हो, बट उसके गुण जो हो तामसिक हो। दूसरी तरफ शुद्ध वर्ण का वो इंसान हो, बट उसके गुण जो है वो सात्विक हो सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ आपको लेके नहीं चलना। चलिए वापिस आ जाते हैं आश्रम्स पे। तो ब्रह्मचर्य में क्या रहेगा? आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करके रखेंगे, आप ब्रह्मचारी की तरह जीवन बिताएंगे। मतलब आप किसी भी तरीके से कोई भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होंगे। आपका मेन काम क्या होना चाहिए? आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को बिल्ड कर रहे हैं, आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा आता है गृहस्थ। जब आपने पहले 25 वर्ष इस चीज में गुजार दिए, आप गुरुकुल में थे, आपने पढ़ाई लिखाई करी, फिर गृहस्थ आश्रम आता है। और गृहस्थ आश्रम में क्या होता है कि आप शादी करते हैं, बाल बच्चे होते हैं। तो अगले 25 साल यानी 50 साल की एज तक आपको गृहस्थ आश्रम में रहना पड़ता है। फिर आता है वानप्रस्थ, मतलब दैट इज 50 to 75। इस दौरान में आपको घर छोड़ के नहीं निकल जाना है, बट एक्चुअली में करना क्या है कि अपनी अगली जो जनरेशन है, मतलब आपके जो बेटे हैं, उनको धीरे धीरे चीज़ें संभलानी आपको चालू कर देनी है। उनको आपको जिम्मेदारी देना चालू कर देना। और आपको ये जो मोह माया वाला जितना भी वर्ल्ड है, कि पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, धन हो गया, दौलत हो गया, इन सब से दूर हटते जाना है। और जब आप 75 क्रॉस कर लेंगे, तो आपको सब कुछ छोड़ के, जितना भी समाज है उसको सबको त्याग के आपको कहाँ चले जाना है? जंगल में चले जाना है, वन में चले जाना है, और वहां तपस्या करनी है जब तक कि आप परलोक ना सिधार जाए। अब इसमें एक सबसे बड़ी डिबेट ये होती है कि क्या ये वुमन पे अप्लाइड था और क्या ये चारों वर्णों के ऊपर अप्लाइड था। तो एक थियरी ये कहती है कि ये वुमन पे अप्लाइड नहीं था, और उसी के साथ साथ शूद्रास जो हैं वो इसके पार्ट नहीं थे। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। आप समझिए कैसे? क्योंकि शूद्रास और वुमन से आप ताउम्र काम करा रहे हैं। वो इस आश्रम सिस्टम में नहीं आ रहे, इसका मतलब है उन्हें हमेशा लेबर देते रहना पड़ेगा। वो संन्यास नहीं ले सकते, वो अपने काम से संन्यास नहीं ले सकते, जबकि बाकी लोग क्या कर सकते हैं? संन्यास ले सकते हैं। तो अब सोसाइटी के अंदर आप ये चीज समझिए कि आप अगर संन्यास ले लेते हो, पर सोसाइटी के अंदर तो काम रहेगा, जिम्मेदारियां रहेंगी, आपको लेबर करना पड़ेगा। वो लेबर किस पे आ गया? वुमन और शूद्रास के ऊपर। तो ये इसके ऊपर एक काफी बड़ी डिबेट होती है, और काफी एक जो हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जूरिस्प्रूडेंस की तरफ, लॉज की तरफ, कि लॉज किस तरीके से दिए गए हैं, क्या क्या लॉज दिए गए हैं। तो सोर्सेज ऑफ लॉ की हम बात करें, तो सबसे पहला है श्रुतिज, जिसको हम सुनते हैं। वेदास जो है वो सुने जाते हैं, सुन के समझे जाते हैं। गुरु सामने ऊपर बैठ के जो है वो हमें बता रहे हैं और हम उसको याद कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल लॉज है। मतलब आप समझ के चलिए कि इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यूनिवर्सल हो। तो सबसे पहला क्या बनता है? श्रुतिज, दैट इज वेदास, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉज। दूसरी बात आती है स्मृतिज, जिसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो दैट इज मनुस्मृति।
बाकी भी स्मृतिज हैं, बट धर्मशास्त्र का जो मेन सोर्स बनता है वो बनता है मनुस्मृति। मनुस्मृति काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट भी है, बहुत सारा सेक्शन जो है उसको क्रिटिसाइज भी करता है। बट अगर हम एकेडमिकली देखें तो एक चीज हमें मान के चलनी पड़ेगी कि आने वाले समय में, मतलब जैसे मनुस्मृति बनी उसके बाद जैसे जैसे दौर बीतता गया तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने मनुस्मृति को अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर दिया। दूसरी चीज, एक चीज हमेशा ध्यान रहे, आप किसी भी वर्ण से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, पर जब आप एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं तो उस दौर में जाके डिस्कशन करिए कि उस दौर में कैसी कठिनाइयां थी, कैसा दौर था कि जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ लिखना पड़ा। तीसरी चीज आती है कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, दैट इज सदाचार एंड शिष्टाचार। कुछ चीजें होती हैं जैसे बड़ों का पांव छूना, अब ये क्या है कि ये शिष्टाचार की एक वो चीज हो गई, ये कस्टम्स हो गए, प्रैक्टिसेस हो गए। तो जो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस चले जा रहे हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है कि क्या ये चीज सही है या नहीं, तो उसको देखा जाएगा फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो अगर वो चीज बताई जाती है कि हाँ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ हम गिन लेंगे। थर्ड इज डिक्टेट्स ऑफ गुड कॉन्साइंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं स्टार भी बना दे रहा हूँ, और स्टार बनाने के पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो चौथा सोर्स ऑफ लॉ है, ये धर्मशास्त्र को क्या बनाता है, एवर इवॉल्विंग बनाता है, मतलब ये चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे देखिए गुड कॉन्साइंस, मतलब आपकी अंतर आत्मा क्या कह रही है। जब आप सिचुएशन को देखते हो वहां से आपको सेंस ऑफ जस्टिस मिलता है। तो जब आपने किसी रोड में किसी इंसान को पड़े हुए देखा, उसके पास कंबल नहीं थी, तो आपको महसूस हुआ कि नहीं, ये मेरी कॉन्साइंस की वजह से मेरे को आवाज आ रही है कि उस इंसान के साथ अन्याय हुआ है। तो जो उस समय की सोशल कॉन्शियसनेस है, देखिए आज से 100 साल पहले अलग तरीके की थी, आज अलग तरीके की है, आज से 100 साल बाद अलग तरीके की होगी। तो उस समय की जो सोशल कॉन्शियसनेस है, उस हिसाब से आपकी जो कॉन्साइंस कहती है कि ऐसा होना चाहिए, तो उसे भी हम इसका पार्ट मानेंगे। तो ये हुए सोर्सेज ऑफ लॉ। अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज साइंस ऑफ पॉलिटी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जानेंगे कि एक्चुअली में ये किंगशिप आई कैसे। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। अब यहाँ पे एक स्टोरी आपको मैं शेयर करूंगा, वो स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, और इसी के साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा, नोट्स भी अटैच कर दूंगा। तो अगर आपको कभी नोट्स की ज़रूरत पड़े तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल खाली इस चीज़ पे फोकस करिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि पहले मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय क्या होता है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा रूल प्रिवेल कर रहा था, सब लोग इसी तरीके से रह रहे थे। अब एक चीज समझ के चलिए, आप कितने ही बड़े गुंडे क्यों ना हो, आपसे बड़ा गुंडा कोई ना कोई होगा। तो हर एक इंसान के ऊपर एक पावरफुल वर्जन ऑफ इंसान है, ठीक है। आप एकदम बड़े नहीं हो सकते, आपसे बड़ा कोई ना कोई आएगा। वैसे ही छोटी मछली को बड़ी मछली खा गई, अब उस बड़ी मछली के लिए भी एक और बड़ी मछली है। अब इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये मत्स्य न्याय का जो कॉन्सेप्ट था, इसको हटाने के लिए सब लोगों ने रिक्वेस्ट की भगवान सूर्य से कि प्लीज आप हमको कोई किंग दीजिए जो हमारा ध्यान रख सके। और वो किंग कौन आए, वो मनु किंग आए, ठीक है। मनु द लॉ गिवर जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे आए और उन्होंने अपना राज इस्टेब्लिश किया। अब इसमें डिवाइनिटीज क्या है, मतलब डिवाइन उनके अंदर क्या चीजें हैं। तो पहली चीज तो माइट ऑफ इंद्र, इंद्र जैसी ताकत है उनके पास। सूर्य जैसी क्या है, उनके अंदर तेज है। यम जैसा उनके पास क्रोध है, ठीक है, वो किसी पे गुस्सा कर सकते हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो तुरंत उसको सजा दे सकते हैं, ऐसा यम की तरह उनके पास क्या है, पावर है। कुबेर की तरफ उनके पास बहुत ज्यादा धन है, अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसे वो धन देंगे, और अगर इंसान कोई खराब काम कर रहा है तो उससे वो धन ले लेंगे। और लास्ट प्लीजेंटनेस ऑफ मून, मतलब उनके अंदर शांति भी है, अगर आप उनके साथ बैठेंगे बात करेंगे तो आपको शांति का भी अनुभव होगा। तो ये पांचों जो चीजें हैं वो एक ही किंग के अंदर पाई गई। एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये कि धर्मशास्त्र के अंदर ये बताया गया है कि जो किंग है वो सिर्फ सत्व गुण का होगा, उसके अलावा किसी भी तरीके का नहीं होगा। अब आपके मन में ये विचार हो रहा होगा कि किंग सबसे ऊपर है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे ऊपर धर्मशास्त्र के अंदर है धर्म। आपने देखी होंगी पुरानी स्टोरीज जिसके अंदर एक बार अगर वचन दे दिया किसी राजा ने तो वो उस वचन का पालन करता है, भले ही उसकी जान क्यों ना चली जाए। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि राजा का जो धर्म है वो निभाएगा, शूद्र का जो धर्म है वो निभाएगा, ब्राह्मण का धर्म ब्राह्मण निभाएगा, क्षत्रिय का धर्म क्षत्रिय निभाएगा। अगर वो अपने धर्म से इधर उधर जा रहे हैं तो उस समय पे क्या है, किंग उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, सजा सुनाएगा। और ये धर्म जो है आप इसको रिलीजन के बेसिस पे ना गिने,
धर्म यहाँ जिस वे में यूज किया गया है दैट इज एक्चुअली ड्यूटीज, कि आपकी ड्यूटीज क्या क्या हैं। नेक्स्ट थिंग, मनुस्मृति एनविसाजेस द किंग एज द विल्डर ऑफ दंड। दंड नीति का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि कोई इंसान अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसे दंड देने के लिए, दंड बेसिकली क्या है यहाँ पे, वो डंडा जो होता है उसके लिए ये दंड यूज किया गया है और इसी से वर्ड आता है दंड नीति। ऑब्वियसली किंग को सजा देनी पड़ेगी, अगर कोई लॉ तोड़ रहा है तो उसे सजा देनी पड़ेगी, तो उसके लिए ये किसके पास पावर है, किंग के पास है। अब इसके एवज में, इसके अगेंस्ट में किंग को कुछ मिलेगा भी। किंग को क्या मिलेगा, पहली चीज तो 1/6 ऑफ द वेल्थ एज टैक्स। जितने भी उसके सब्जेक्ट है मतलब प्रजाजन है उनका 1/6, जैसे मान के चलिए अगर उनके पास 60 रुपए हैं तो उसमें से 10 रुपए ये ले लेंगे। दूसरी चीज 1/6 ऑफ द डिवाइन रिवॉर्ड्स, मतलब जो पुण्य उसने कमाए हैं, जैसे एज अ प्रजा मैंने जो पुण्य कमाए हैं उसका 1/6, तो 60 पॉइंट्स पुण्य हो गए समझ के चलिए मेरे, तो उसमें से 10 पॉइंट्स किसको चले जाएंगे, राजा को चले जाएंगे। बट एक और चीज है, अगर राजा अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर रहा उस समय पे जो मैं पाप कर रहा हूं उस पाप का भी जो है 1/6 मेरे राजा को जाएगा, उसे भोगना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर बताई गई, धर्मशास्त्र के अंदर। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि एक्चुअली धर्मशास्त्र क्या है, किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ। इसके अगले यूनिट में हम महाभारत से रिलेटेड जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।